हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 विज्ञान देखेंगे जिसमें अध्याय 1 है। अब इसमें हम देखेंगे ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सब्लिमेशन। तो ऊर्ध्वपातन में ये 3 चीज़ें होती हैं। एक नवसादर, जिसको चाहे नवसादर कहिए या अमोनियम क्लोराइड, अगला आयोडीन होता है और अगला कपूर होता है। अब इसमें होता क्या है कि ये हमारा ठोस रखा हुआ है, ये कपूर है, और जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये द्रव बनना चाहिए, इसको द्रव बनना चाहिए, लेकिन ये द्रव नहीं बनता है, डायरेक्ट ये गैस बन जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर, यानी ऐसे ठोस पदार्थ जिनको गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, उसी को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो परिभाषा क्या मिलेगी कि ऐसे ठोस पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर ये सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें यानी हम ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ऊर्ध्वपातन कहते हैं, अर्थात ये प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यानी ठोस का सीधे गैस के रूप में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। या हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इस तरह से ठोस का इस प्रकार से ठोस का गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसमें हमारे उदाहरण कौन कौन से हैं? यही है, नवसादर है जिसे अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है, दूसरा पदार्थ आयोडीन है, और तीसरा हमारा कपूर है। अब ये विक्षेपण इसका उल्टा है। अगर गैस को सीधा ठोस के रूप में बदल जाता है तो इसे हम कहेंगे विक्षेपण। तो क्या मिलेगा? गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। यानी अगर इसका हम बनाएं तो यहाँ हमें मिल जाएगा ठोस और आगे मिल जाएगा हमें गैस। तो इस तरह से ठोस का सीधा गैस बनना हमारा कहलाएगा ऊर्ध्वपातन, और इस तरह से गैस का ठोस में बदलना विक्षेपण कहलाता है। तो आगे आते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट देखते हैं संघनन। तो संघनन में क्या मिलता है हमें कि जो गैस होती है वह हमारी गैस, ये जो गैस होती है वह उसके कण नज़दीक आते हैं, और गैस सीधा हमारा क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है। यानी क्या मिला संघनन में कि गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। तो बन जाएगा गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। संघनन कहते हैं। तो इस तरह से हमें गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया हमारा संघनन कहलाती है। यहाँ पर आएंगे, संघनन क्या हो गया हमारा? जो गैस था वो किस में बदल गया? हमारा द्रव के रूप में। अगला है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है
जो हमारा यानी द्रव होता है वो गैस बनता है। द्रव से यहाँ पर हम देख रहे हैं गैस बन रहा है, तो इसी को हम इवैपोरेशन या वाष्पीकरण कहेंगे। और गैस से जो द्रव बन रहा है उसी को हम कंडेंसेशन या इसी को हम कहेंगे संघनन। तो यहाँ क्या मिला वाष्पीकरण में? द्रव से गैस, यानी द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण कहते हैं। तो इस तरह से हमें दो चीज़ें मिली, यानी ये हमारा जल था लिक्विड और ये बन गया बादल यानी गैस के रूप में। तो सीधा सीधा जल का बादल बनना यानी द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया को इवैपोरेशन यानी वाष्पीकरण कहा जाता है। और आगे आएंगे जब बादल हमारा उसके नज़दीक आते हैं तो ये फिर बादल हमारा पानी बन के गिरता है, जल बन जाता है और इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। आगे आते हैं तो नेक्स्ट हमारा दिया है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कब हमारा जल तेजी से वाष्पीकृत होगा। तो उसमें नंबर 1 दे दिया है वातावरण का तापमान। जैसे ये हमारा जल हो गया, अब ये भाप बन के उड़ेगा, वाष्प बनेगा, लेकिन अगर बाहर का ताप हमारा ज़्यादा हो जाएगा यानी ताप बढ़ जाता है तो पानी और तेज़ी से उड़ता है। यही कारण होता है गर्मियों में रखा हुआ पानी जल्दी से उड़ जाता है। तो अगर हमें वाष्पीकरण तेज करना है तो वातावरण का ताप बढ़ाना होगा, यानी वातावरण का ताप बढ़ने पर वाष्पन बढ़ जाता है। तो बना ताप बढ़ने पर वाष्पन बढ़ जाता है। और यही कारण होता है गर्मी के दिनों में पानी जल्दी से उड़ जाता है और ठंडी के समय में पानी धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ता है। अगला आ जाएंगे हम देखेंगे नंबर 2 सतह का क्षेत्रफल, यानी तेज़ी से वाष्प बनेगा तो पानी जल्दी ठंडा होता है। अर्थात अगर बड़े बर्तन में पानी रहेगा तो इसमें जो जल होता है सब जगह से उड़ेगा, तो इसका मतलब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। और यही पानी छोटे से बर्तन में रहेगा, थोड़े से स्थान पर उड़ेगा, इसलिए वाष्पीकरण कम होगा। तो क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो हमें क्या मिलेगा? क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ जाती है। इसका उदाहरण अगर हम लेना चाहें तो पानी हमारा जब गर्म होता है तो अगर हम पानी को बड़े से बर्तन में रख देते हैं तो पानी हमारा सब जगह से वाष्पीकृत होने लगता है, इसलिए पानी जल्दी से ठंडा हो जाता है। और छोटे से बर्तन में रहता है तो कम जगह में वाष्प बनती है, कम उड़ पाता है, इसलिए पानी देरी में ठंडा होता है। या हमने कहा बड़े बर्तन में अगर पानी रखा रहेगा तो जल्दी से उड़ जाएगा, छोटे बर्तन में रहेगा तो ज़्यादा देर तक रहता है। तो क्या मिला? क्षेत्रफल के बढ़ने पर वाष्पीकरण की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता, यानी अगर वायुमंडल में जो नमी मिली होती है उसी को उसकी आर्द्रता कहते हैं। तो अगर वायुमंडल में पहले से नमी मिली हुई है तो जो हमारा पानी होगा, जल होगा, ये उड़ेगा तो कम उड़ेगा, और अगर वायुमंडल में नमी कम रहेगी तो तेज़ी से उड़ेगा। तो वायुमंडल की आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पन की दर घटती है। तो यहाँ मिल जाएगा हमें क्या कि आर्द्रता बढ़ने पर यानी वाष्पन की दर घटती है। तो ये हमारे रहे कुछ पॉइंट कि वातावरण का ताप बढ़ेगा तो वाष्पन की दर बढ़ेगी, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पन की दर बढ़ेगी, और वायुमंडल में अगर आर्द्रता बढ़ती है, नमी बढ़ती है तो वाष्पन की दर घट जाती है। आगे आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न दिया है वाष्पन की व्याख्या, यानी वाष्पन पानी उड़ता कैसे है, क्यों उड़ता है।
तो ये रहे हमारे द्रव की जो कण हैं। मान लीजिए पानी है, तो पानी के कण जो होते हैं वह देखेंगे लगातार अनियमित रूप से गति कर रहे हैं। कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, मनमानी ढंग से गति कर रहा है। और जब हमारा कण ऊपर पहुंचता है, अगर इसकी गति की दिशा ये है, तो जब ये मनमानी अनियमित रूप से गति करते हैं तो कण एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराते हैं तो अपनी ऊर्जा उसको दे देते हैं। और अगर मान लीजिए कोई कण हमारी ऊपर वाली सतह पर पहुंचा और इसके पास जो ऊर्जा थी और नीचे वाले कण ने इसको टक्कर मार दिया, अब इसकी ऊर्जा बढ़ गई। तो जब इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो अंदर का आकर्षण बल तो है, जिसे आपने कहा था अंतराणु का आकर्षण बल या अंतरा परमाणुक बल। तो अंदर का आकर्षण बल है, लेकिन इसके पास गति ज़्यादा है, इसलिए कण इस तली को छोड़कर बाहर चला जाता है। और इसी को हम कहते क्या हैं, वाष्पन यानी इवैपोरेशन कहते हैं। तो जिस समय ये अणु टकराते रहते हैं और ऊपर वाले तल की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, और अधिक होने के कारण अंदर के अणुओं के आकर्षण बल के होते हुए भी ये तली को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, इसी को कहा जाता है हमारा वाष्पन। और चूंकि अधिक गतिज ऊर्जा वाला, अधिक ताप वाला अणु निकलता है, इसलिए शेष जो द्रव बचता है उसका ताप कम हो जाता है। ताप हमारा कम हो जाता है, क्योंकि जो अणु निकला है उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा है। गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, इसका मतलब उसका ताप ज़्यादा है, डिग्री सेंटीग्रेड। और ये तो ताप ज़्यादा है, ज़्यादा ताप लेके निकल गया, तो शेष अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है कम हो जाती है, या कह लीजिए शेष अणुओं का जो ताप होता है वह घट जाता है। और यही कारण होता है वाष्पन के कारण हमारा पानी ठंडा हो जाता है। यानी हमने क्या किया, किसी बर्तन में गर्म पानी को रख दिया, जितना तेज़ी से भाप बन के उड़ेगा उतना जल्दी जल्दी हमारा पानी ठंडा हो जाता है। तो चूंकि इसलिए ठंडा होता है, एक अधिक गतिज ऊर्जा वाला, अधिक ताप वाला अणु निकलता है, इसलिए शेष पानी का ताप घट जाता है। आगे हम आते हैं नेक्स्ट दिया है वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्यों होती है, माने ठंडक क्यों लगती है। तो ये रहे अणु जो टकराए और टकराने के बाद इसकी तली को छोड़कर बाहर निकल गए। अब जैसे मान लीजिए आपकी हथेली हो गया, मान लीजिए आपकी ये हथेली हो गई, तो ये मान लीजिए आपकी ये हथेली हो गई। अब इसमें से इसके ऊपर आपने पेट्रोल, डीजल या कुछ भी द्रव डाला। अब इसमें से जो कण निकलेगा तो पहले ये आएगा, तो ये आपकी हथेली से ताप लेगा, और ताप लेने के बाद ये ताप लेकर निकल जाएगा। पीछे भी हमने पाया अधिक गतिज ऊर्जा वाला, अधिक ताप वाला अणु निकलता है, इसका मतलब आपकी हथेली का ताप कम हो जाएगा। यानी अगर आपकी हथेली का ताप कम हो गया तो इसका मतलब है आपको शीतलता लगेगी, ठंडक लगेगी। यही कारण होता है जब हमको पसीना होता है, हम पंखे के पास जाते हैं, तो अधिक गतिज ऊर्जा वाला अणु जो पसीना हुआ था उसका ताप ज़्यादा था और वह वाष्पीकृत हो जाता है। और जब वाष्प बन के उड़ जाएगा तो ज़्यादा गतिज ऊर्जा वाला उड़ा, ज़्यादा ताप वाला उड़ा, तो हमारे शेष शरीर का ताप कम हो जाएगा। और यही कारण होता है पसीना जब तेज़ी से उड़ता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। तो ये था कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्यों होती है। क्योंकि वाष्पीकरण में अधिक ताप वाले अणु तली को छोड़कर बाहर निकलते हैं, तो शेष द्रव या शेष सतह का ताप कम हो जाता है और इसलिए ठंडा हो जाता है। आगे आते हैं, हम देखते हैं दिया है गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों लगता है। जैसे इस समय गर्मी का दिन है, अगर हम कूलर चलाते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। तो आइए हम इसके द्वारा ये जानें कि शुष्क दिनों में हमें कूलर ठंडाई कैसे देता है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका वाटर टैंक होता है। ये वाटर टैंक है, यानी इसमें हम जल भरते हैं, पानी भरा होता है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ एक पंप लगी है जिसको हम मोटर कहते हैं। ये पंप तेज़ी से चलता है, जब चलता है तो इस पानी को ऊपर की ओर खींचता है और ये पानी ऊपर से जा कर के यहाँ इस कोष्ठ में गिरता है और इस कोष्ठ का नाम है कूलिंग पैड। यानी इसमें घास फूस, नमदा यानी ये सब चीज़ें भरी हुई होती हैं। यहाँ पानी गिरता है तो यहाँ ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो करके नीचे गिरता है। तो इसका मतलब हो गया
कि पानी यहाँ से आ रहा है और इस तरफ से हमारी गर्म वायु जा रही है, जो गर्म हवा है इस तरफ से प्रवेश करेगी और बीच में पानी है, तो ये क्या करेगी, पानी में से होती हुई हवा आएगी। जब पानी में से होती हुई हवा आएगी तो गर्म हवा ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा फ़ैन लगा हुआ है, मोटर है, और इस मोटर का काम है इस फैन को घुमाना। तो जो हवा यहाँ ठंडी ठंडी आई उसको ये फ़ैन क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर हमें जो हवा प्राप्त होगी वह हवा हमें कैसे मिलेगी, कूलिंग एयर होगी, कूल एयर होगी। तो गर्म हवा आई, कूलिंग पैड में जल था, उससे होते हुए आगे गुजरी, जिसके कारण जल ने इस गर्म हवा को ठंडा किया और फैन ने इस हवा को आगे बढ़ा दिया और आगे हमें ठंडा ठंडा हवा मिलती है। तो इसी सिद्धांत पर हमारा कूलर कार्य करता है। तो इसके आगे के प्रश्नों को यानी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।